कुछ लोगों के जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो भूले से नहीं भुलाए जाते, लेकिन उपचार भी ऐसा मिलता है कि जिसका मतलब कोई, मैं क्या कहूँ, कोई बात ही नहीं होती। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जहां पर कानून का एक बंदा जो एक ऐसे फेरे में आता है कि वो जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलता है। आज उनकी उम्र भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन उनके साथ जो घटित हुआ था वो जनता के सामने लाना चाहते हैं, वो सभी को बताना चाहते हैं। ये शक्तियां जो होती हैं, ऊपरी शक्ति, बाहरी शक्ति, ये हमेशा कभी कभी कुछ लोगों के ही साथ कुछ कर पाती हैं, ज्यादा किसी के साथ नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब भी करती हैं बहुत ही आश्चर्यजनक बातें होती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक जो दरोगा होते हैं, दरोगा बाबू करीबन 1 महीने तक, ये जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, एक बार प्रेमानंद जी महाराज ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। एक दरोगा 1 महीने तक एक चुड़ैल कहूं अब या उसे भूत कहूं, उसके साथ शारीरिक रिश्ता रखते हैं और उस रिश्ते में शायद उन्होंने ही कुछ भुगता था जो वो पीछे सभी को बताना चाहते हैं, और कभी भी किसी के ऐसे झांसे में मत आना। अब यहाँ पर कहाँ के दरोगा होते हैं, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये बात काफी पुरानी है, सन 1970 की बात है। 1970 से 75 या 80 तक हमारे देश में बहुत ज्यादा वाहन बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। आप समझते हो कि सवारी तो ना के बराबर थी, तांगा बुग्गी ऐसी चीजों पर लोग चला करते, ज्यादा से ज्यादा रिक्शा भी एक व्यक्ति खींचा करता, मतलब ऐसी कोई ज्यादा सुविधाएं होती नहीं है। एक राजदूत बाइक आया करती थी, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत जो अमीर व्यक्ति होता है उसके पास वो राजदूत, या आपको एक जीप मिल जाती गांव के सरपंच के पास, वो भी गाड़ी बैल किसी के पास होती। मतलब ऐसी चीजें आपको लोगों के साथ मिला करती, लेकिन ये सारी चीजें नहीं थी जो आज के युग में उपलब्ध है। आज यहाँ पर उपलब्ध है कि आप थोड़ी सी दूर अगर दुकान पर भी जा रहे हो तो कदमों का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर एक पुलिस वाले की हम आपको कहानी बताते हैं। वो पैदल आया जाया करते, अपनी चौकी से थोड़ी ही दूर उन्होंने अपना घर ले रखा था, यानी कि मन मर्जी कभी भी आना कभी भी जाना। उनकी शादी नहीं हुई होती है, एक ही कमरा ले रखा था, यानी कि उनकी जो यहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी नौकरी होती है, घर से दूर है, अपने गांव से दूर है, परिवार से दूर है, तो इसी वजह से वहीं पर रहते हैं। तो ऐसा इंतजाम करते हैं कि जहां पर उनकी चौकी होती है वहीं से थोड़ी दूर एक कमरे नुमा एक घर होता है जिसे वो किराए पर ले लेते हैं और उसमें वो रहने लगते हैं। उनका नाम जगदीश होता है। जगदीश रोज रात को बहुत अच्छे से जाया करते, लेकिन एक दिन वो रात को जाते हैं तो उन्हें एक महिला खड़ी हुई नजर आती है। महिला खड़ी थी और बहुत खूबसूरत महिला होती है, और रास्ते में वो खड़ी थी और डरी और सहमी सी खड़ी हुई थी। अब भाई वो जो पेशे से पुलिस वाला है, अब वो उसी हिसाब से काम करेगा जिस महकमे में वो है, तो वो पूछ ही लेता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो और क्या परेशानी है। तो वो महिला कहती है कि बस मुझे थोड़ी दूर तक जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जगदीश होते हैं वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर वो अपना नाम रैनाबती बताती है, रैनाबती। अब रैनाबती नाम तो बता दिया था, दोनों जने साथ में चलने लगते हैं, लेकिन वो कहीं का रास्ता नहीं बताती है कि मानो यहाँ पर मेरा प्रॉपर घर है कि मुझे वहां तक छोड़ दो। इतने में ही जो जगदीश जो घर उसने किराए पर ले रखा था वो आ जाता है। पैदल आना था, पैदल जाना था। रात के करीबन आज वो ड्यूटी करने जब आए थे तो वो रात को सोचते हैं कि आज मैं रात को घर चला जाऊं। तो वो करीबन 12:30 बजे घर से निकलते हैं, और जब कि ये बात होती है। अब यहाँ पर वो घर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि जी मेरा ठिकाना तो आ गया लेकिन आपका ठिकाना नहीं आया। तो वो कहती है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे घर से निकाल दिया गया है और मेरी शादी भी अभी हुई नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ उस जमाने में तो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती। तो इस बात को सुनकर जो जगदीश है थोड़ा सा आश्चर्य में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जवान इतनी खूबसूरत लड़की को कोई घर से कैसे निकाल सकता है। तो यहाँ पर वो
वजह बताती है कि मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता जो नशे की हालत में रहते हैं, बहन भाई और है नहीं, घर में कोई भी नहीं है, पिता मेरे साथ अत्याचार करते हैं, गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ ऐसे आरोप वो लगाती है। तो यहाँ पर जगदीश उसे अपने घर में सहारा दे देता है। घर में जब उसे सहारा देता है तो वो रात भर वहीं पर सोती है, जगदीश भी वहीं पर सो जाता है और वो सुबह वहां से चली जाती है। जगदीश एकदम ढूंढता है घर में कि कहाँ चली गई, रात तो मेरे साथ थी, मुझे कुछ बताकर नहीं गई, चलो कोई बात नहीं, चली गई तो वो अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ। अब जगदीश फिर ड्यूटी पर जाते हैं, पैदल उनका आना जाना रहता है। वो पुलिस चौकी में एक बात भी सुनते हैं कि यहाँ एक साया घूमता है, लेकिन इस बात पर वो भरोसा नहीं करते हैं। जगदीश एक ऐसा इंसान था कि ऐसी चीजों पर विश्वास ही नहीं करता था। उस जमाने में नहीं, इस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब यहाँ पर दूसरे दिन वो आता है, दूसरे दिन वो 11 बजे ही निकल आता है, तो वहां पर फिर दोबारा से वही लड़की खड़ी हुई है, आज कपड़े बदले हुए हैं। तो यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि तुम आज फिर यहाँ पर खड़ी हुई हो। तो वो कहती है कि क्या मैं आपके घर पर सो सकती हूँ? पूरे दिन तो मैं इधर उधर घूम कर काम कर कर वक्त गुजार लेती हूँ, लेकिन रात का आसरा नहीं है। क्या आप चाहें तो मैं आपके घर में रात गुजार सकती हूँ? अब जगदीश देखकर हैरान हो जाता है, अकेला वहां पर रहता है, खूबसूरत नौजवान लड़की है। अब वो उससे कहीं ना कहीं हाँ भर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। इन दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ ऐसे चलती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। ये लड़की भला की तरह खूबसूरत थी, जगदीश का कोई कसूर नहीं होता। जब लड़की इतनी खूबसूरत है और रोज घर आने की मांग कर रही है, तो एक लड़का कैसे नहीं पिघलेगा? ये तो आप समझते हो ना ये बात। अब यहाँ पर इन दोनों में रिश्ता कायम होने लगता है। रिश्ता की जगदीश कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर तुम्हारी मर्जी हो। तो ये खूबसूरत सी, जिसको रैना बती कहते हैं, ये कहती है कि आप मुझे रैना भी बुला सकते हो। तो रैना कहती है कि हाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आज से हम पति पत्नी हुए। इसने बहुत खुले विचारों से जगदीश से ये बातें कह दी थी। वो जमाना, वो दौर, बहुत अजीब बात हो जाती है कि कोई इतने खुले विचार से कैसे कह सकता है। लेकिन कुछ भी हो, जगदीश को ये बहुत पसंद आ रही थी। ऊपर से भाई सरकारी महकमे में, हालांकि उस वक्त सरकारी महकमे को ज्यादा इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी जितनी अब दी जाती है। अब तो भाई सरकारी नौकरी वाला इंसान तो मतलब सबसे ज्यादा सही है समाज में। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी और कुछ मेरे थोड़े से काम है जिन्हें मैं पूरे दिन में निपटा कर मैं शाम को सोऊंगी यहीं पर। ये सब कुछ चलता है। अब रोज जगदीश जब पुलिस स्टेशन से आता है, आते वक्त इस लड़की को, रैना को अपने साथ लेकर आता है और ये दोनों उस घर में अकेले होते हैं और पति पत्नी वाला रिश्ता इनके बीच में कायम होने लगता है। जगदीश को था कि मैं अब इसी से शादी करूंगा, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरे और भाई हैं, मैं शादी करके यहीं पर अपनी जिंदगी सही से रख लूंगा। और रैना के साथ ही उसने अपनी आने वाली जिंदगी को देखा था। बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन हट्टा खट्टा जगदीश, बहुत उसकी माँ ने बहुत खिलाया पिलाया था। एक ऐसा नौजवान, बहुत तगड़ा उसका शरीर होता है, लेकिन 2 या 3 दिन होते हैं उसे उस महिला के साथ रहते हुए और वो अपने अंदर कमजोरी महसूस करता है। कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो देखता है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है। अब वो रोज यही काम उसके घर में चल रहा था, पति पत्नी की तरह रहना। वो महिला उसके लिए खाना भी बना दिया करती और बहुत सारी चीजें ऐसी कर दिया करती। दोनों के बीच में रिश्ता कायम होता। रात के वक्त तो जगदीश दिन पर दिन पीला पड़ता है, कमजोर होता चला जाता है और बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति इतनी ताकत रखता था कि 2 इंसानों को गोद में उठा ले या फेंक दे उठाकर, उस व्यक्ति से अब राह चलना भी मुश्किल हो जाता है। जब इतना कमजोर हो जाता है तो पुलिस चौकी में कुछ और उनके साथ के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे जगदीश, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बड़े बिल्कुल एकदम ऐसे लगते थे कि तुम्हारा शरीर तो किसी ने जैसे हथौड़े से ठोक ठोक कर बनाया हो, तुम्हारा शरीर ऐसा था, और आज तुम्हारे शरीर में क्या हुआ? तुम तो बहुत कमजोर से दिखाई दे रहे हो, मैंने तो आज तुम्हें ध्यान से देखा है। वो कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं उठकर जैसे चलता हूँ तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और मैं बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ और खाना पीना कुछ भी नहीं बदला है। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या बदला है जिससे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब इस बात को यहीं पर टालकर जगदीश फिर अपने घर की तरफ चल देता है। फिर यहाँ पर उसको रैना मिलती है। वो कहता है कि रैना, 1 महीना हो गया है मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए, और हम जिंदगी में हमने वो सब कुछ कर लिया है जो शायद हमें शादी के बाद करना चाहिए था।
तो रैना, तुम्हें नहीं लगता कि शादी की बात आगे चले? तो रैना कहती है कि हाँ, खूब कर लेना, शौक से शादी की बात कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ वक्त और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ 2 महीने और मुझे दे दो, उसके बाद मैं और तुम शादी कर लोगे। दोस्तों, यहाँ पर जगदीश की पूरी ऊपर की टिकट तैयार हो चुकी थी, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ उससे आप बहुत डरने वाले हो। अब यहाँ पर दूसरे दिन जब वो पुलिस चौकी जाता है तो एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सभी लोग उसे उठाते हैं और एक चेयर पर बिठाते हैं और कहते हैं कि जगदीश, आखिर मामला क्या है, तो हमें सारी बात बता। तो वो कहता है कि क्या बताऊं, जिंदगी में कुछ नहीं बदला, लेकिन शरीर बदल रहा है, मुझे कोई बीमारी है। तो वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, तुम क्या करते हो, अकेले कैसे रहते हो सारा वो। अब यहाँ पर वो अपने एक बहुत करीबी दोस्त होता है उसका, एक और राम स्वरूप, जो वो उसी महकमे में होता है, राम स्वरूप, उससे पूछता है कि तू सही से बता, तेरी जिंदगी में क्या बदला है क्या नहीं। तो वो कहता है कि यार बस एक चीज बदली है, एक लड़की से प्यार हुआ है और वो लड़की मेरे साथ रहती है, मेरी पत्नी की तरह मेरे घर पर। वो कहता है कि लड़की का क्या नाम है? तो वो कहती है कि रैनापति। तो वो कहता है कि दिन के वक्त भी मुझे मिलाएगा। वो कहता है कैसे मिला सकता हूँ, दिन के वक्त वो घर में रहती ही नहीं है, रात को मुझे यहाँ से मिलती है और सुबह मेरे घर से चली जाती है, कुछ थोड़े बहुत काम भी कर दिया करती है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति समझ चुका था कि जिस साया की बात हो रही थी वो साया अब इसके साथ संबंध में था। दोस्तों, बहुत ताज्जुब की बात है, ऐसा होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर जो जगदीश का दोस्त होता है राम स्वरूप, वो कहता है कि तू एक काम कर, एक बहुत माने हुए ऋषि हैं, वो तप करते हैं, तपेश्वरी हैं, उनके पास जा और उनसे ये सारी बातें बता, और वहां पर जाकर शायद तुम्हें वहां पर कोई समाधान मिल जाए। तो ये आज नौकरी छोड़ता है और पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले उस ऋषि के पास जाता है। जो ऋषि होते हैं वो दूर से ही देखते, क्योंकि वो तप करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो दूर से ही देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तुमसे तो चलने नहीं बनता है। तो वो कहता है कि क्या बताऊं बाबा, मैं तो हट्टा खट्टा था, मैं तो पहलवान था, पहलवानी से मैं यहाँ पर आ गया, मैंने सोचा कि घर में कुछ पैसों की तंगी है, इसी वजह से इस नौकरी को पकड़ा था, नहीं मैं तो पहलवानी किया करता। अब मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे चक्कर आते हैं, बहुत कमजोरी महसूस होती है। जब वो उसका चेहरा देखता है तो मानो जैसे पीला कपड़ा, चेहरा उसका पीला पड़ जाता है, बहुत बुरी हालत उसकी थी जगदीश की। अब यहाँ पर वो कहता है कि बीमारी कहाँ पर है? तो यहाँ पर वो ऋषि समझ जाता है, वो कहता है कि बेटा जिसके साथ, जिसे तू पत्नी बनाकर अपने साथ रख रहा है ना, वो पत्नी नहीं है, वो केवल अपनी प्यास तुझसे बुझा रही है, अपना काम चला रही है, और तू कुछ दिन का मेहमान है, जिस दिन तो इस दुनिया से चला जाएगा वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अब इस बात से जो जगदीश है वो बहुत डर जाता है, क्योंकि पुलिस चौकी में भी उसे यही बात सुनने को मिली थी और यहाँ पर भी उसे यही बात सुनने को मिलती है। तो वो नतमस्तक हो जाता है उस ऋषि के सामने और कहता है कि बाबा मुझे तो किसी भी तरह इसे छुड़ाइए, क्योंकि रोज खड़ी मिलती है और कहती है कि तुम्हारे साथ रहूंगी। तो वो एक गीता का जो अध्याय होता है, उस गीता के अध्याय में कुछ रखकर और उसे फोल्ड करता है, उसकी तह बनाता है, और यहाँ पर आज जगदीश के जेब में उस चिट्ठी को, मतलब उस अध्याय को, जो गीता का अध्याय उसमें कुछ श्लोक लिखे हुए होते हैं, उन्हें रख देता है और कहता है कि बेटा निश्चिंत होकर जा, तेरे पास नहीं आएगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अब यहाँ पर वो जाता है, रात के उसी वक्त 11:30 या 12 बजे का करीब होता है। तो यहाँ पर वो जाता है तो रास्ते में सजी धजी उसको रैना मिलती है। रैना उसके साथ साथ चलने लगती है, लेकिन आज रैना की हवाइयां उड़ी थी। रैना कसमकस में थी, वो भी देख रहा था कि मेरे साथ चल रही है। अब जिसे पता चल चुका कि भाई ये एक चुड़ैल है या एक आत्मा है, मेरे साथ चल रही है, उससे क्या बीतेगी ये तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन फिर भी वो भगवान के नाम पर आगे बढ़े ही जा रहा था। घर पहुंचते हैं, सारे काम होते हैं, खाना पीना होता है। अब आती है बिस्तर की बात। अब बिस्तर पर जब जिसका नाम जगदीश है वो बैठ जाता है तो रैना बिस्तर के दूसरे कोने पर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जगदीश कहता है कि आओ करीब, तुम्हें मेरे करीब आना है। तो वो कहती है कि करीब तो मैं तुम्हारे आ जाऊंगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। वो कहता है क्यों नहीं आओगी? मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आऊंगी कि तुम्हारे जेब में जो पर्ची रखी है उसे अभी निकालो और एक तरफ फेंको। ये बात सुनकर जगदीश हैरान हो जाता है कि एक पन्ने में इतनी ताकत है तो पूरी किताब में कितनी ताकत होगी। जो ग्रंथों पर उंगली उठाते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा साक्ष्य है ये। अब ये बात सुनकर वो महिला जिसका नाम रैना होता है वो बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, बेड को हिलाने लगती है और कहती है कि तुम जगदीश मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो।
मैं तुम्हें अंत तक नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम इस पर्चे को अभी निकालो और इसे दूर रख कर आओ, इसे जला दो या इसे कहीं दूर रख कर आओ। मुझे तुम्हारे करीब आना है, तुम्हारे पास आना है। जगदीश वहीं पर बैठकर बस भगवान को याद करने लगता है और कहता है कि भला तो उससे पीछा तो छूटेगा, आज की रात और निकल जाए, कल तो मैं इस पूरी किताब को ही अपने घर ले आऊंगा और जब देखता हूं कि तू मेरे घर में कैसे प्रवेश करती है। दोस्तों, एक गीता के श्लोक का इतना प्रभाव था कि पूरी रात निकल जाती है लेकिन रैना जगदीश के पास नहीं आती है। उसे घूरते हुए पूरी रात को निकालती है, कभी गुस्सा करती है, कभी कुछ कहती है, लेकिन उसको छू नहीं पाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही वो चली जाती है और यहाँ पर जो जगदीश होता है वो भगवान को याद करते हुए अपने घर में एक मंदिर बनाता है और मंदिर बनाने के बाद एक गीता लाता है, जिस गीता का वो रोज एक अध्याय पढ़ा करता और उसको बहुत माना करता। उस दिन के बाद रैना उसको एक दिन और दिखाई देती है उसी रोड पर खड़े हुए, लेकिन उस दिन के बाद रैना उसे नजर भी नहीं आती है। रैना देवी उसकी जिंदगी से जा चुकी थी एक गीता के अध्याय से। तो यहाँ पर ये शक्तियां होती हैं जो आपकी सेवा, आपकी सेफ्टी, कुछ भी लगा लो, आपके हमेशा आसपास घेरा लगाकर बैठी हुई रहती हैं, आपको सेफ रखती हैं, सही रखती हैं, सलामत रखती हैं। अगर वो बाबा नहीं बताते ये बात, इतनी जानकारी नहीं देते, तो शायद आज जगदीश इस दुनिया में नहीं होते। जगदीश का कहना है कि लोगों को जागरूक करना जो हमारे धर्म ग्रंथ है, गीता का उपदेश है, जितनी भी चीजें हैं ये सब सम्मान्य है और इन्हों में बहुत ताकत है। जहां पर ये रख जाएं वहां पर ऐसी चीजें दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। ये सारी चीजें हमें जागरूक करती हैं। हम किसी जाति या धर्म पर कोई उंगली खड़ी नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। जगदीश आज भी गीता पढ़ते हैं और बहुत यकीन करते हैं। उन्हें सारे अध्याय, सारे श्लोक मुंह-ज़बानी याद हैं और वो भगवान में बहुत ज्यादा विलीन रहते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं कभी कभी साथ घटित हो जाती हैं। आप सोचकर देखिए, 1 महीने तक पति पत्नी वाला संबंध उसके साथ रहा और वो व्यक्ति पीला पड़ गया, क्योंकि नॉर्मल जो इंसान के साथ संबंध होते हैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके संबंध किसी ऐसी आत्मा या किसी ऐसी चीज के साथ बन रहे हैं तो वो आपको भलीभूत यहाँ से प्रबंध कर रही है कि आप यहाँ से बहुत जल्दी जाओगे। एक बहुत रोचक कहानी आप लोगों के सामने रखी थी जो सत्यता पर रखी गई है, क्योंकि इसके कई प्रमाण होते हैं। वहां पर कई लोग इनके साथ के आज भी जीवित है, कहते हैं कि हाँ, जगदीश की उस वक्त हालत बहुत खस्ता हो जाती है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। प्रेमानंद महाराज भी इस पर 1-2 बार अपनी टिप्पणी कर चुके हैं, तो इसके बारे में जो भी राय है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो कई दिन से मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जो मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। कोई बेटी कहकर संबोधित करता है। बहुत लोगों ने कहा है कि आप हमारी बिटिया हो, तो सच में ही मैं आपकी बिटिया हूँ, प्यारी सी बिटिया हूँ। मैं आपको प्यारा सा परिवार मानती हूँ और सच में ही दिल से कह रही हूँ। कभी कभी आपके कमेंट पढ़कर मैं भावुक हो जाती हूँ। जब कोई मुझसे कहता है ना कि तू हमारी बिटिया रानी है ना, तो सच में ही वो बात ना दिल को छू जाती है कि मेरे अपने इतने हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती। इतना प्यार जो परिवार का होता है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ होता है। हर किसी के नसीब की बात नहीं होती। किसी को तो मुझसे जलना चाहिए कि मुझे इतना प्यार परिवार का मिल रहा है। तो दोस्तों, नाम लेती हूँ अपने परिवार का। सुधीर राठी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके प्यार के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जया नवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्या, बहुत बहुत धन्यवाद, फरीदाबाद से हो आप। विजय लक्ष्मी मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। बबीता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राव मोहम्मद यशीम, आप कहते हो कि आपका नाम नहीं लिया जाता, हम आपका नाम जरूर लेते हैं। राव मोहम्मद यशीम, आपका नाम लिया गया है। पीहू हैला रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत अच्छी राय रखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मी जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा कुमारी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तार दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद तार जी। गिरिराज सिंह सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज सिंह जी। आप हमें सऊदी अरब से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा कि आप तो हमें काफी दूर से देख रहे हैं। सुनीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन, आशीर्वाद बनाए रखना, आप तो हमारी बड़ी बहन है, आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। सीमा गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा गर्ग जी। अनीता शालवी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जैन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, रेगुलर कमेंट करती है। विपिन
कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अमृत राजपूत बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरिमा बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीनानाथ बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद्र कुमार जी तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना मान सम्मान देते हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं। परिवार का प्यार, परिवार का अपनापन हर किसी के नसीब में नहीं होता। तभी मैंने कहा कि लोगों को मुझसे जलना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना अच्छा परिवार है। आप लोग इतनी खुशी देते हो, इतना प्यार देते हो और इतना अच्छा अपनापन देते हो, इसी से बहुत मन लगता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और इस स्टोरी के बारे में जो सत्यता पर रखी गई है अपनी राय जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।